चलिए कार्यक्रम का करते हैं आगाज और आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के फॉर्मूला गुरु से। तो आज के हमारे फॉर्मूला गुरु, आज के हमारे मेहमान हैं अरुण मंत्री जी। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पहला सवाल बाजार को लेकर आपसे यही होगा कि इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है और सितंबर महीने में बहुत बड़े बड़े इवेंट अभी आने वाले समय में बाकी हैं। ऐसे में किस तरीके से बाजार की रणनीति, बाजार की दिशा को आप देख रहे हैं? ऐसे बाजार में ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है और जो निवेशक हैं वो भी कंफ्यूज हैं। अगले हफ्ते और इस सितंबर महीने में कैसे देख रहे हैं बाजार को? देखिए, नमस्कार विपुल जी। देखिए, दो चीजें हैं जो मार्केट में करेंटली आप देखते हैं तो दो चीजें फ्लो हो रही है। पहला तो जो है ग्लोबल मार्केट्स है। ग्लोबल मार्केट्स अगर यहाँ से टूटते हैं तभी इंडियन मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। जहां तक डोमेस्टिकली बात है, सभी डेटा काफी अच्छे आ रहे हैं। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा भी काफी अच्छा आया था। इवन जीडीपी का जो डेटा है वो भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे आया था, फिर भी मुझे लग रहा है आने वाले फेस्टिव सीजन में ये इसकी डिमांड आने वाले दिनों में भी बढ़ सकती है। तो डोमेस्टिकली कोई मुझे दिक्कत नजर नहीं आती, बट जहां तक इंटरनेशनल की बात है, जो डेटा आते हैं वो आ रहे हैं, वो काफी खराब आ रहे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट आती है तो आपको इंडियन मार्केट्स में भी एक नीजक रिएक्शन देखने को जरूर मिल सकता है। इसीलिए कुछ भी गिरावट अगर मार्केट में होती है, अगर यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिलती है तो आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि बाय ऑन डिप्स करना है। नीचे में मार्केट अगर आपको 17,300 के पास भी मिलता है तो वहां पे आपको नीचे में बाइंग करने की ही सलाह देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिवाली के आसपास मार्केट में ऑल टाइम हाई दिख सकता है। तो गिरावट में आप डेफिनेटली इंडिया को बाई करके चलें और निफ्टी को बाई करके चलें। मुझे लग रहा है यहाँ से निफ्टी में एक अच्छी बड़ी तेजी आपको आने वाले 3 से 4 हफ्तों में डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। तो हर गिरावट है खरीदारी का मौका। बाजार में जब जब गिरावट आए खरीदारी आप कर सकते हैं। दिवाली तक नए उच्चतम स्तर बाजार के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नए उच्चतम स्तर तभी बनेंगे जब एफआईएस की खरीदारी जारी रहेगी। तो अगला सवाल यही है कि हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के बाद एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, लेकिन हमने देखा अगस्त महीने में, जुलाई से जो एफआईएस की वापसी हुई, अगस्त में 51,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी देखने को मिली है। अब सितंबर महीने में क्या उम्मीद करें? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो त्योहारी सीजन अब शुरू होने वाला है, एफआईएस की खरीदारी अभी कंटिन्यू रहे। तो हम ये मान के चलें कि अभी एफआईएस जो है खरीदार बने रहेंगे? देखिए, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर बाहर का पैसा आना है तो इमर्जिंग मार्केट्स में बेस्ट प्लेस जो रहेगी वो इंडिया ही रहेगी। इसलिए एफआई की खरीदारी डेफिनेटली सितंबर इवन अक्टूबर में भी जारी रह सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 18,000 का लेवल हम डेफिनेटली सितंबर महीने में पार कर सकते हैं। हो सकता है आपको नया हाई भी दिवाली के आसपास देखने को मिले। तो दोनों ही तरफ से डीआई इवन एफआई दोनों ही तरफ से पैसा अच्छा मार्केट में आ रहा है। इवन अगर आप गिरावट में भी देखें तो यूएस का मार्केट पिछले कुछ दिनों में 7 से 8% गिरा था, पर अपना मार्केट अराउंड 1% के आसपास ही गिरा है। तो ये आउट परफॉर्मेंस आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है और 18,000 18,500 का लेवल आपको सितंबर एंड या अक्टूबर में भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही तरफ से अच्छी फ्लोस नजर आ रहे हैं। इवन जो एसआईपी का पैसा है वो भी काफी अच्छा बढ़ रहा है इंडिया में। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी आपको निफ्टी में जरूर देखने को मिल सकती है। तो बाजार में घबराए नहीं, एफआईएस का भरोसा है, घरेलू निवेशक भी और खरीदारी कर सकते हैं, अरुण जी का मानना ये है। तो अभी ये है, धैर्य बनाए रखें, बाजार की वॉलेटिलिटी से घबराए नहीं, जो गिरावट का मौका मिले उसे एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हैं। अब कुछ एक सेक्टर स्पेसिफिक सवाल आपसे होंगे अरुण जी, और सबसे पहले बात करेंगे जो अगस्त महीने में ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आए हैं वो काफ़ी उत्साहजनक हैं। ख़ासतौर से जो हमने देखा कि चिप शॉर्टेज की बात हो रही थी वो दूर हुई है। इसके अलावा हमने देखा कि फेस्टिव सीजन की डिमांड की वजह से चाहे मारुति हो, निसान हो, एमएनएम हो, इन सब के नंबर्स काफ़ी इंकरेजिंग, काफ़ी उत्साहवर्धक रहे हैं। क्या इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं? 4 व्हीलर में जाएंगे, 2 व्हीलर में जाएंगे, ऑटो, ओवरऑल ऑटो सेक्टर पे आपकी राय? देखिए, ओवरऑल ऑटो सेक्टर अगर आप ओवरऑल डेटा भी देखते हैं, अगर कैलेंडर ईयर 2022 का देखते हैं तो पहला सेक्टर जिसने ऑल टाइम हाई टेस्ट किया था वो निफ्टी ऑटो ही था, क्योंकि मेजर ऑफ द ऑटो स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकता है। इवन जो सेल्स थे, जो पेंट अप डिमांड पिछले साल की थी वो इस साल जरूर जरूर देखने को मिल रही है। और हो सकता है फेस्टिव सीजन में भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल ज्यादा देखने को मिले। तो इसीलिए मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकता है। क्योंकि दो कंपनी मुझे काफी अच्छी लग रही है। पहले जो है वो कॉन्ग्लोमरेट है एमएनएम। मुझे लग रहा है एमएनएम जो है वो आने वाले दिनों में काफी अच्छा कर सकता है। जिस हिसाब से एसयूवी 500 और एसयूवी 700 की डिमांड मुझे मार्केट में देखने को मिल रही है, और स्कॉर्पियो की जो नई स्कॉर्पियो उसकी जो डिमांड मुझे नजर आ रही है, मुझे लग रहा है एमएनएम के जो सेल्स रहेंगे वो काफी अच्छे रहेंगे। और दूसरा जो मुझे स्टॉक अच्छा लगता है वो है टाटा मोटर्स। जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन बढ़ता जा रहा है और जिस हिसाब से 10 में से 7 अगर आप गाड़ी देखते हैं
तो आपको टाटा नेक्सॉन ही नजर आएगी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी अपनी अच्छी पकड़ बना चुकी है। तो मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स और एमएनएम ये दोनों ही स्टॉक्स आपको डेफिनेटली बाई करके चलना चाहिए। नो डाउट काफी रनअप इन दोनों स्टॉक्स में आ चुका है, पर एसआईपी मोड में स्टॉक को बाई करें, मुझे लग रहा है यहाँ से भी ये स्टॉक एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस मार्केट में दिखा सकते हैं। तो एमएनएम और टाटा मोटर्स ये दोनों ही स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें, आपको आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। चलिए, ऑलरेडी तेजी आ चुकी है, लेकिन अरुण जी कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके इन कंपनियों में निवेश जारी रखें। ऑटो में अगर निवेश करना है तो आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स और एमएनएम ये दो शेयर हैं जो कि आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है, वो है विंडफॉल टैक्स को लेकर के। और उसको हमने देखा कि जैसे इसकी घोषणा हुई 1 सितंबर से लागू कर दिया गया, फिर से बढ़ाई गई है, डीजल पे भी, जेट फ्यूल पर भी। उसके बाद से 3 शेयरों में हमने देखा कि बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसमें एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा, जो कि एजीएम के बाद से ही टूट रहा है। फिर ये खबर आ गई तो उसकी वजह से भी थर्सडे को हमने देखा 3% से ज़्यादा की गिरावट रही। इसके अलावा ओएनजीसी, वेदांता, ये जो ऑयल रिफाइनरीज कंपनी हैं, इनमें अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या दूरी बना करके रखें, या जो गिरावट आ रही है समय समय पर वो कोई खरीदारी का मौका हो सकती है? कोई इन तीनों में से पसंद है आपको? देखिए, जो विंडफॉल टैक्स की न्यूज है आपको हर हफ्ते आती हुई नजर आएगी। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने कहा था कि वो हर हफ्ते इस चीज को रिव्यू करेंगे, तो एवरी फ्राइडे या एवरी थर्सडे आपको ये न्यूज आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। पर हमने 2 स्टॉक इनमें से चुने हैं, जो कि रिलायंस और ओएनजीसी है। मुझे लग रहा है रिलायंस के जो रिजल्ट है वो काफी अच्छे थे, इवन जो वैल्यू अनलॉकिंग स्टॉक में होनी है, तो मुझे लग रहा है रिलायंस जल्दी 2800-2900 का लेवल आने वाले कुछ महीनों में छू सकता है। तो पहला प्रेफरेंस रिलायंस रहता है। अगर 2500 के नीचे भी आपको मिलता है तो रिलायंस में आपको डेफिनेटली खरीदारी करके चलनी चाहिए। और दूसरा स्टॉक होगा ओएनजीसी। ओएनजीसी भी अपना जो ओवरऑल बिजनेस है वो काफी अच्छा रिस्ट्रक्चर कर चुका है, और अपनी जो वैल्यूएशन, अपनी जो बिजनेस मॉडल है वो $50 पर बैरल के हिसाब से अपने बिजनेस को ऑलमोस्ट उसने अपना मॉडल कर चुका है। तो मुझे लग रहा है ओएनजीसी और रिलायंस दोनों स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं। 130 के पास आपको ओएनजीसी मिल रहा है, जो कि एक अच्छे लेवल पे मुझे नजर आ रहा है। इवन हमने इस स्टॉक का रिकमेंडेशन भी अपने क्लाइंट्स को दिया है, तो मुझे लग रहा है ओएनजीसी में आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। 170-180 का लेवल आपको ओएनजीसी में लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस और ओएनजीसी ये दोनों में खरीदारी करते हैं। रिलायंस और ओएनजीसी, ये अगर आपको खरीदारी करनी है तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इस सेक्टर में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, 180 तक के स्तर सुझाए गए हैं आपको ओएनजीसी में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 2800 के स्तर देख रहे हैं अरुण जी। अब एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आज जो बड़ी खबर रही कि अब 30 सितंबर से निफ्टी में और निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो बड़े बदलाव होने वाले हैं, उसमें अदानी एंटरप्राइजेज़ जो है वो निफ्टी में शामिल हो रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में तमाम सारे शेयर जो है बाहर हो रहे हैं, अंदर हो रहे हैं। कोई अपने इन 6-7 शेयरों में, 8 शेयरों में कोई स्टॉक आइडेंटिफाई किया क्या? आज हमने देखा अदानी एंटरप्राइज में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। ये जो अदानी टोटल गैस में भी हमने देखा निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हुआ है। इनमें कुछ अच्छे लग रहे हैं क्या जो 7-8 शेयर हैं? ये स्टॉक्स तो काफी अच्छे लग रहे हैं, पर जो वैल्यूएशन है वो मुझे काफी महंगे नजर आते हैं। इवन अदानी के जो भी ग्रुप स्टॉक्स हैं, मुझे सभी ग्रुप स्टॉक्स, जो स्टॉक्स अदानी ग्रुप में सभी महंगे नजर आते हैं। एक स्टॉक मुझे काफी अच्छा लगता है जो अदानी ग्रुप में, जो अदानी पोर्ट्स है, जो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग और बिजनेस काफी अच्छा है। तो ओवरऑल अडानी ग्रुप पे हमारी कोई बाइंग की सलाह नहीं है। अगर आपको अडानी ग्रुप पे बाई करना है तो अडानी पोर्ट्स पे ही हमारी खरीदारी की राय है। और जहां तक रिजिक की बात है, मुझे लगता है श्री सीमेंट जो है इस महीने काफी अंडर परफॉर्म करेगा। जिस हिसाब से इंडेक्स के अगर बाहर निकलेगा तो इंडेक्स फंड की सेलिंग भी स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। तो श्री सीमेंट में आपको अंडर परफॉर्मेंस इस महीने में जरूर देखने को मिलेगी। और जहां तक अडानी ग्रुप की बात है, अगर किसी को अडानी ग्रुप में बाई करना है तो मुझे अडानी पोर्ट्स में बाई करें। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस, इन दोनों स्टॉक पे हमारी खरीदारी की राय नहीं है। जिस हिसाब से वैल्यूएशंस बढ़े हैं और डेट काफी हाई है, तो मुझे लगा इन दोनों स्टॉक से फिलहाल दूर रहे। अडानी पोर्ट्स में खरीदारी करें। और श्री सीमेंट में अगर आपको यहाँ से 4 से 5% की गिरावट देखने को मिलती है तो वहां पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, क्योंकि अगले महीने से स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। इस महीने स्टॉक जरूर प्रेशर में रहेगा। जिस हिसाब से इंडेक्स फंड्स की सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, तो मुझे लगा 4 से 5% की गिरावट अगर आपको श्री सीमेंट में देखने को मिलती है तो वहां पर डेफिनेटली एक्यूमुलेट करें। बैंकिंग सेक्टर पे आपका ओवरऑल व्यू जानना चाहेंगे। और जो अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई मार्क टू मार्केट लॉस को देकर के, और अब चूंकि अब इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी बढ़ रही है, आगे भी कहा जा रहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। पहली तिमाही में ये स्तर है तो दूसरी तीसरी तिमाही तक कहा जा रहा है कि बैंकों के मुनाफे पर भी असर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे आपका व्यू, और मार्क टू मार्केट लॉस कितना बड़ा कंसर्न है बैंकिंग सेक्टर के लिए अभी? तो मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स जो है वो काफी आउट परफॉर्मेंस आपको दिखा सकते हैं। जिस हिसाब से उनके एनपीएस में काफी गिरावट देखने को मिली है,
और जो रिस्ट्रक्चरिंग और ओवरऑल सभी स्मॉल पीएसयू में देखने को मिले। मुझे लग रहा है छोटे पीएसयू जो स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छा कर सकते हैं, जैसे कैनरा बैंक, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा देखें यहाँ से भी काफी अच्छी उछाल इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स में आपको जरूर खरीदारी करनी चाहिए। और जो इनके बॉन्ड्स में जो गिरावट आई है, इस वजह से इनको जो एमटीएम लॉसेस होते हैं ये आपको आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में जरूर सता सकते हैं। बट जिस हिसाब से ओवरऑल इनका जो मुनाफा है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, और एनपीआई की कमी की वजह से इन स्टॉक की जरूर आपको वापस रिवैल्यूएशन देखने को मिलेगी। इसीलिए पीएसयू स्टॉक्स मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं। जो 3 पीएसयू स्टॉक्स मेरे रेडार पे हैं वो एसबीआई और कैनरा बैंक, इवन बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये तीनों स्टॉक्स हो सकते हैं आपको आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने को मिले। तो इन तीनों में से किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर बना सकते। एसबीआई, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 शेयर बताएं आपने सर। जी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंकिंग सेक्टर में ये पीएसयू बैंक अच्छे लग रहे हैं अरुण जी को। आप अगर अपने पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर के शेयरों को शामिल करना चाह रहे हैं तो ये 3 शेयर भी आप शामिल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, और ये सेगमेंट हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से होता है कि बड़ी संख्या में दर्शक हमें अपने सवाल भेजते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों के जवाब दें। अब सबसे पहले हम जरा आपको बताते हैं कि अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं तो तरीका बहुत आसान है। करना आपको सिर्फ इतना है, FG फॉर्मूला गुरु लिखें, अपना सवाल लिखें, नाम और शहर का नाम लिखें, सवाल थोड़ी डिटेल में लिखें ताकि आपके उत्तर हम आपको सटीक दे सकें। उसके बाद व्हाट्सअप कर दिए 9311121874 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। अगर आप मेल कर रहे हैं तो अपना फ़ोन नंबर ज़रूर हमें भेजें। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, ये वो तमाम माध्यम हैं जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनोज जी जुड़े हैं, भोपाल से हैं। मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, बताइए सर क्या प्रश्न है आपका। सर रिलायंस को लेकर सवाल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर एजीएम में काफी अनाउंसमेंट करी हैं इन्होंने, और लेकिन उसके बावजूद शेयर की काफी पिटाई है जी। तो अभी क्या मुझे प्राइस जो डाउन आया है, इस पे खरीद लें या वेट करना चाहिए? अभी आप साल का अगर आउटलुक। अच्छा, 1 साल का आउटलुक के लिए तो चूंकि गिरा है रिलायंस का शेयर, इसीलिए खरीदारी करना चाह रहे हैं। जी जी। चलिए पूछते हैं हमारे जो आज के खास मेहमान हैं अरुण जी से। अरुण जी, रिलायंस की एजीएम हुई और हमने देखा बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई, उसमें 5G था, उसमें सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी कि जो विरासत थी उसको लेकर के फैसला हुआ। लेकिन किस तरीके से आगे चीज़ें बनेंगी, कैसे उसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि जियो के आईपीओ को लेकर के, रिटेल के आईपीओ को लेकर कुछ बात हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी क्या कुछ करना चाहिए? और हम देख रहे हैं कि अभी एफएमसीजी में उतरने की बड़ी घोषणा कर दी गई है कंपनी की तरफ से, वो एक बड़ा बज़ बना हुआ है। इतनी अच्छी खबरों के बीच में रिलायंस का शेयर चल नहीं रहा है। विंडफॉल टैक्स की खबर आई, उसकी वजह से भी गिरावट देखने को मिली। आपकी सलाह रिलायंस पर 1 साल के नज़रिए के साथ। देखिए, जहाँ तक रिलायंस की बात है, हर गिरावट पे स्टॉक को आपको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। देखिए, 2 चीजें जो एजीएम से लोग सुनना चाहते थे, वो था जियो का आईपीओ के बारे में। जियो के आईपीओ के बारे में कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया, इसी वजह से उस स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिली है। और दूसरा जो है, इनका जो ये फोरो एफएमसीजी सेक्टर में कर रहे हैं और फूड डिलीवरी सेक्टर में कर रहे हैं, वो भी मार्केट को ज्यादा पसंद नहीं आया। इसी वजह से आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। और यूजुअली यही होता है, जब भी रिलायंस की एजीएम होती है तो मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग आपको स्टॉक में देखने को जरूर मिलती है। और जहां तक निवेश की बात है, मुझे लगता है 2450 से 2500 का लेवल आपको अगर रिलायंस में मिलता है तो आपको डेफिनेटली बाई करना चाहिए। हमारा टारगेट 2900 से 3000 रुपए का स्टॉक में टारगेट है, जहां तक 1 साल की बात है। तो मुझे लगता है रिलायंस में किसी भी गिरावट का आपको खरीदारी करनी चाहिए। 2450-2500 का लेवल हमने इस स्टॉक में बाइंग की लेवल दे चुके हैं। तो 2450-2500 के पास अगर स्टॉक मिलता है तो वहां पे आप डेफिनेटली बाई करें। मुझे लग रहा है 3000 का लेवल आपको 1 साल में जरूर देखने को मिलेगा। तो हर गिरावट पे स्टॉक को बाई करके अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। चलिए, जब जब गिरावट आए आपके लिए खरीदारी की सलाह है, या 3000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बने रहें, जो अभी उतार चढ़ाव बना हुआ है या गिरावट देखने को मिल रही है उससे घबराएं नहीं, बल्कि अगर पैसे हों तो गिरावट में और खरीदारी कर सकते हैं। भोला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। भोला जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार भोला जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत उम्दा। कानपुर में ठगू के लड्डू हमने काफी मशहूर सुने हैं, आप बताइए जरा उसकी खासियत। ठग्गू के लड्डू यहाँ की बहुत विशेष महत्वपूर्ण एक मिठाई है जी। और बहुत लंबे समय से वो चलता आ रहा है ठग्गू के लड्डू। और यहाँ का ब्रेड मक्खन जी, ब्रेड मक्खन ही बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल जब भी बिल्कुल। लखनऊ कानपुर आइए तो जरूर आइए
नहीं नहीं, बिल्कुल आपसे जो है कानपुर आके मुलाकात करते हैं। क्या कुछ सवाल हैं आपके? जी जी, 100 स्पाइसजेट के शेयर 48.5 रुपए के भाव पर है। अभी अच्छा। नुकसान बुक करें, होल्ड करें? अच्छा, कुछ नजरिया आपने सोचा अगर होल्ड करना होगा तो कितने समय तक, 6 महीने, 1 साल, कितने समय तक रुक सकते हैं? अब जैसा आप सुझाव दें, 1 साल के आसपास सोचा है, लेकिन जैसा आप बताएं। चलिए, एविएशन सेक्टर में हम देख रहे हैं कि तमाम सारी नेगेटिव खबरों का दौर एक बना हुआ है। क्रूड प्राइसेस जो है वो हम देख रहे हैं लगातार बढ़ते क्रूड प्राइसेस एक एक कंसर्न बना हुआ है। आप क्या कुछ सलाह देंगे यहाँ पर अरुण जी? एविएशन में बने रहें या फिर इतनी नेगेटिव खबरों के बीच में निकल जाएं, किसी और सेक्टर में जाएं? क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? ये ओवरऑल सेक्टर देखें तो एविएशन सेक्टर पे हमारी कभी बाइंग की राय नहीं रही थी। इवन अगर इंडिगो देखें, स्पाइस जेट देखें, इन दोनों ही स्टॉक्स पे हमने कभी बाइंग की राय नहीं दी। जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से नए एयरलाइंस इंडिया में आ रहे हैं, जिस हिसाब से टाटा की भी एंट्री हो सकती है, तो आने वाले दिनों में आपको काफी स्टिफ कंपटीशन इस सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो करेंटली जो इनका प्राइस है वो 45 के आसपास चल रहा है, 48 के आसपास इनकी खरीदारी है। तो मुझे लग रहा है आपको ये माइनर लॉस जो हो रहा है इसको बुक करके निकल जाए। मुझे लग रहा है नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी आपको एविएशन सेक्टर में देखने को मिलेगी। अगर सेक्टर में तेजी भी आती है तो मुझे लग रहा है इंडिगो में ज्यादा तेजी आएगी, ना कि स्पाइस जेट में। जिस हिसाब से उनके फ्लीट्स काफी ज्यादा है और पकड़ काफी ज्यादा है मार्केट में, इवन इकोनॉमी क्लास में नंबर 1 उनका मार्केट शेयर है। तो मुझे लग रहा है अगर तेजी आनी है तो इंडिगो में ज्यादा आएगी, ना कि स्पाइस जेट में, क्योंकि स्पाइस जेट के अपने इंटरनल प्रॉब्लम भी काफी है। इवन उन्होंने पिछले 2 या 3 महीने से अपनी जो सैलरी है उसको भी डिफरमेंट किया, या हाफ सैलरी या पार्टली पेड सैलरी उन्होंने दी है, जिस हिसाब से मार्केट रिपोर्ट्स चल रही है मार्केट में। जी। तो मुझे लग रहा है स्पाइस जेट में कोई बड़ी तेजी मुझे नहीं देखने को मिलेगी। इस स्टॉक में आप निकल जाएं और दूसरे किसी सेक्टर में स्विच हो जाएं। मुझे लग रहा है केमिकल सेक्टर काफी अच्छा कर सकता है और पीएसयू बैंक सेक्टर काफी अच्छा कर सकता है। तो इस स्टॉक से निकल के आप इन दोनों ही किसी भी सेक्टर में आप स्विच कर लें, वहां पे आपको मुनाफा देखने का ज्यादा आशंका मुझे नजर आ रही है। तो आपके लिए सर सलाह यही है भोला जी कि आप यहाँ से निकल जाइए। बड़ी सारी मुश्किलें हैं इस पूरे सेक्टर में, और स्पाइस जेट को लेकर के खासतौर से तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, तो अभी निकल जाइए, आपके लिए सलाह रहेगी। केमिकल सेक्टर है, पीएसयू बैंक, ये 2 सेक्टर सुझाए गए हैं आपको। वहाँ कोई बढ़िया शेयर चुनिए तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अब चलते हैं मुंबई, मुस्तफ़ा शेख जी हमारे साथ हैं। मुस्तफ़ा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार मुस्तफ़ा भाई, कैसे हैं आप? और ये बताइए कि मनी 9 के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? वेरी गुड सर। मैं जब से मनी लाइन के जब शुरुआत हुआ, जो मनी सेंटर से शुरुआत हुआ थी आपसे, जी जब से मैंने सब प्रोग्राम्स आपको मैं देख रहा हूँ जी। और बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा ऐप से देखता हूँ तो थोड़ा स्पीड नहीं चलता, लेकिन यूट्यूब पे सब चैनल देखते रहता हूँ मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप देखते रहिए। और मनी 9 का ऐप आपने डाउनलोड कर लिया जैसा कि आप कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो सारे कार्यक्रम देखिए। सवाल क्या है आपका आज का? सर मेरे पास स्पेंसर रिटेल है, 2000 शेयर ऑफ रेट ऑफ 78। अच्छा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। 6 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। 6 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए पूछते हैं अरुण जी से। अरुण जी, क्या कुछ सलाह रहेगी? स्पेंसर रिटेल के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 78 रुपये की इनकी खरीद है, और अभी इन स्तरों पे आप क्या कुछ सलाह देंगे? अभी होल्ड करें ये? देखिए ओवरऑल रिटेल स्पेस मुझे काफी अच्छी पसंद आती है। जिस हिसाब से ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिला है, तो मुझे लगा रिटेल सेक्टर आने वाले दिनों में भी काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। नो डाउट डीमार्ट जैसे स्टॉक में आपको ऑलरेडी काफी मूव देखने को मिला है। इवन जो छोटे रिटेल जैसे रिलायंस के जो रिटेल आउटलेट्स है उनका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगा रिटेल सेक्टर अच्छा कर सकता है। इनकी बाइंग 78 के आसपास है, करंट मार्केट प्राइस भी उसी के आसपास है। तो मुझे लग रहा है 90-92 का लेवल आपको इस स्टॉक में जरूर आने वाले 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकता है। तो आपको स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करें। 72 73 आता है तो स्टॉक को आप ऐड भी कर सकते हैं। पर चूंकि एक मिड कैप स्टॉक है और मिड कैप स्टॉक्स में वोलेटिलिटी काफी हाई होती है, इवन न्यूज फ्लो भी काफी हाई होता है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एक स्टॉप लॉस आपको जरूर सजेस्ट करूंगा 68 के आसपास। 68 का आप फाइनल स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करें। 72 73 आता है अगर इस मार्केट के गिरावट के साथ, तो वहाँ पे स्टॉक को आप ऐड करें। मुझे लग रहा है 90 से 92 का लेवल आपको स्टॉक में जरूर देखने को मिल सकता है। तो गिरावट में एवरेज करें और 90 का टारगेट आने वाले दिनों में आप इस स्टॉक में मान के चलें। चलो, तो 90 से 92 तक के स्तर आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी आप लगभग एक तरीके से ब्रेक इवन पे हैं, तो बने रहें। स्टॉप लॉस जो आपको दिया गया 68 का, वो बनाए रखें। अमित कुमार जी हैं, वो भी मुंबई से हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार अमित जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका और कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। चलिए, बहुत बहुत मुझे धन्यवाद जी। आईडीएफसी बैंक के बारे में जानना था सर। क्या सवाल है आपका? सर मेरे न्यू इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने मिनिमम 3 ईयर तक। अच्छा, 3 साल तक के लिए। जी ठीक ठीक है, तो कुछ सोच समझ के लिया, किसी ने सजेस्ट किया, या आपने खुद रिसर्च करके निकाला ये शेयर? ये सर मैंने सजेस्ट किया
जी जी, चलिए पूछते हैं जी, अरुण जी से पूछते हैं। अरुण जी, आईडीएफसी बैंक, अभी हम चर्चा कर रहे थे तो बैंकिंग शेयरों में आप कह रहे थे कि पीएसयू बैंकों में दांव लगाना चाहिए। इन्होंने अपनी रिसर्च करके या इनको किसी ने सजेस्ट किया, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या 3 साल के लिए कम से कम हम निवेश करना चाह रहे हैं, अभी निवेश के लिए सुरक्षित है ये शेयर? नतीजे तो हमने देखा बैंकों, इस बैंक के अच्छे रहे पहली तिमाही के। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रिजल्ट्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, जिस हिसाब से रिजल्ट के बाद स्टॉक में मोमेंटम आया, मुझे लग रहा है इस स्टॉक में आपको तेजी जरूर देखने को मिलेगी। पर इस स्टॉक का एक ही कारण है जिस वजह से स्टॉक को हम ज्यादा रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये एक जो कंपनी है जो अपने चेयरमैन के जो नाम है, जो वैद्यनाथन जी है, उनके साथ उनके नाम के ऊपर ही स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको ऊपर देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने पहले के अपने प्रोजेक्ट्स रिवाइव किए थे, उनका मानना है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी अच्छा आने वाले दिनों में रिवाइव कर सकते हैं, इसी वजह से आपको स्टॉक में अच्छा वैल्यूएशन देखने को मिलता है। पर नो डाउट रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, 42 से 45 के अगर आसपास स्टॉक मिलता है तो आप स्टॉक को आप डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है आने वाले 1 से 2 क्वार्टर भी स्टॉक में अच्छे रहेंगे, उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे रहने चाहिए, तो मुझे लग रहा है स्टॉक को आप गिरावट में डेफिनेटली बाई करें। चूंकि स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका है, 8 से 9 रुपए का मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में आ चुका है, तो मुझे लग रहा है अगर मार्केट के करेक्शन के साथ 42 से 45 के बीच में अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप पे आप डेफिनेटली बाई करके चले। मुझे लग रहा है 55 से 58 का लेवल आपको स्टॉक में जरूर देखने को मिल सकता है, तो चलिए, गिरावट पे स्टॉक को बाई करने की राय। गिरावट पे खरीदारी की सलाह है, 55 से 58 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं।